अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेटल और नॉन मेटल का, वो है अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि नेचर में हमें जो मेटल है वो कहाँ से मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं। तो जो अर्थ की क्रस्ट है ना, वो मेजर सोर्स है मेटल्स का। सबसे ज्यादा मेटल्स जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से, अर्थ की क्रस्ट से। उसके बाद कुछ अमाउंट में जो है आपको क्या बोलते हैं, मेटल्स सॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्म में सी वाटर में भी मिल जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये कुछ वो मेटल हैं जो आपको सॉल्युबल फॉर्म में मिल जाएंगे, वो भी सॉल्ट की फॉर्म में सी वाटर में। तो बात करते हैं मिनरल्स। तो जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं which occur naturally in the earth's crust are known as minerals। जब एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं तो उस नेचुरल फॉर्म को अपन मिनरल कहते हैं। तो क्या होता है, किसी भी मिनरल में ना, किसी भी मिनरल में बहुत हाई परसेंटेज होती है एक पर्टिकुलर टाइप के मेटल की, एक पर्टिकुलर टाइप के मेटल की, किसी भी मिनरल में एक पर्टिकुलर टाइप के मेटल की बहुत हाई परसेंटेज होती है। ठीक है, लेकिन हर मिनरल में नहीं है, कुछ मिनरल्स में। तो वो मिनरल जिसमें हाई परसेंटेज में एक पर्टिकुलर टाइप का मेटल मिले और हम उस मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट भी कर सकें, मतलब उस मिनरल से हम वो मेटल को बड़े आराम से प्रॉफिट कमा कर निकाल सकें, तो ऐसे मिनरल्स को ओर कहते हैं। ऐसे मिनरल को अपन क्या कहते हैं बच्चों, ओर। तो ओर क्या है, ओर वो मिनरल है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का मेटल हाई परसेंटेज में प्रेजेंट है और उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करने जाएं तो प्रॉफिटेबली, कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर उस मेटल को निकाल सकें, उसको अपन, उस मिनरल को अपन ओर कहते हैं। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितनी भी ओर्स हैं वो सबकी सब मिनरल है, पर सारे मिनरल्स ओर नहीं होते। क्वेश्चन भी आ जाएगा वाई। तो देखो, ओर क्या है, ओर वो मिनरल है जिससे आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या हर मिनरल में से आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो आंसर इज नो, नहीं ना। जमीन पे एक पत्थर पड़ा है, मिनरल ही तो है, क्या उस पत्थर में से तुम सोना निकाल सकते हो हैं प्रॉफिट कमाकर, या फिर तुम उस पत्थर में से लोहा निकाल सकते हो प्रॉफिट कमाकर हैं? उसमें 1 ग्राम 2 ग्राम आपका क्या निकलेगा, 1 या 2 ग्राम क्या निकलेगा, लोहा है। उस 1-2 ग्राम लोहे के चक्कर में, उस पत्थर में जो 1 ग्राम या 2 ग्राम लोहा है, उसके चक्कर में आप क्या करोगे, पूरा का पूरा जो है 100 रुपया खर्च कर दोगे, है ना। तो उसे हम और नहीं कहेंगे, उस मिनरल को अपन और नहीं कहेंगे। और वो मिनरल है जिसमें से कम पैसा लगा और ज्यादा पैसा कमाओ। ठीक है, मतलब एक रोड पे पत्थर पड़ा है, उसमें 90% लोहा है, 5 रुपया खर्च किया और 100 रुपया का लोहा मिल गया उस पत्थर से, तो हम उस पत्थर को ओर बोलेंगे। ठीक है, तो सम मेटल्स, अब देखो कुछ ओर्स के नाम है हेमाटाइट। तो हेमाटाइट जो है आयरन की ओर होती है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है, सिनाबार जो है मर्क्यूरी की ओर होती है। नाम याद रखना, ठीक है, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि किसकी ओर का क्या नाम है ना। तो आयरन की ओर हेमाटाइट, एल्यूमिनियम की ओर बॉक्साइट और मर्क्यूरी की ओर सिनाबार। ठीक है, तो सम मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट एज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। कुछ मेटल फ्री स्टेट अपनी नेचुरल फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको दिख रहे हैं ना, वो उसी फॉर्म में मिलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर जैसे होते हैं ना, वो वैसे ही मिलते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। अब जब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे तो प्योर फॉर्म में मिलेंगे, प्योर फॉर्म में। आपने बहुत सारे टीवी शोज देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि नदी के किनारे की रेत को छानते हैं, छानते रहते हैं ना, हमें गोल्ड का पाउडर मिलता है। इस पाउडर को हम और तरीके से अलग अलग करके सेपरेट उसमें सारा रेत अलग कर लेते हैं और फिर हमें उसे गोल्ड मिल जाता है।
ठीक है, सिल्वर का भी सेम, प्लेटिनम का भी सेम है। लेकिन तुम जब आयरन लेने जाओगे ना, आयरन हुआ, बॉक्साइट हुआ, मतलब आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे आप, इनमें बहुत सारी गंदगी मिलेगी। ठीक है, प्योर स्टेट में तो है ही नहीं है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव हैं। तो देखो अब मेटल को, ठीक है, मेटल को उनकी रिएक्टिविटी की बेसिस पे हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, मेटल को उनकी रिएक्टिविटी की बेसिस पे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। हाईली रिएक्टिव, ठीक है, जो बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम भी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मॉडरेट रिएक्टिव, जो मीडियम रेट से रिएक्ट करते हैं, मतलब ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है, मतलब अच्छे ठीक ठाक रिएक्टिव है। तो उनमें आते हैं आपके भैया आयरन, जिंक और लेड। आयरन, जिंक और लेड, तो जो मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज के, मतलब ऐसे मेटल जो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो अपनी ऑक्साइड, वो मेटल हमें ना प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। जो मेटल मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं वो हमें बेटा प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? जो मेटल मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं वो हमें ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की ओर में मिलते हैं। ठीक है, तो जिन मेटल की मॉडरेट रिएक्टिविटी है वो हमें ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगे। आयरन के तौर पे आयरन, जिंक और लेड। ठीक है, इस तरीके के मेटल प्योर फॉर्म में तो आई, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, या सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगे। तो आयरन जो है ना बेटा, डायरेक्ट आयरन नहीं मिलेगा, वो हेमेटाइट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में, या तो ऑक्साइड फॉर्म में होगा, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकता है, या आयरन सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकता है, या आयरन कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकता है। प्योर आयरन की फॉर्म में नहीं मिलेगा, लोहा जैसा है ना वो वैसा नहीं मिलता है, वो ओर की फॉर्म में मिलेगा। मतलब उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, या ये कह लो वो किसी के साथ ऑलरेडी कंपाउंड बनाकर पड़ा होगा जमीन के अंदर, उसी कंपाउंड फॉर्म को हम कहते हैं ओर। तो जो मेटल बेटा टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ऐसे मेटल जो हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है, टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वाले, कभी भी फ्री स्टेट में मिलेंगे नहीं, सीधी तो बात है भाई। अब जो भैया इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, तो कभी फ्री स्टेट में मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, उनकी लिस्ट या उनके एग्जांपल है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। हाईली रिएक्टिव है, कभी प्योर फॉर्म में नहीं मिल सकते, फ्री स्टेट में कभी नहीं मिल सकते। सोडियम पोटेशियम का तो आपको पता ही है भाई, है हवा में आया नहीं कि इसने आग लगाई नहीं है, हवा तो छोड़े तो पानी में भी आग लगा देता है। तो कुछ है ना गाना, पानी में आग लगाए, तो पानी में भी आग लगा देता है कौन? सोडियम पोटेशियम, इतना रिएक्टिव है बेटा ये। ठीक है, तो सवाल ये आता है पहला क्वेश्चन कि व्हाई मोस्ट ऑफ द मेटालिक ओर्स आर ऑक्साइड। आप देखोगे ना, आप आगे पढ़ने वाले हो कि जितनी भी मेटालिक ओर्स हैं उनमें ज्यादातर ऑक्साइड की है, मतलब ऑक्सीजन की फॉर्म में, जो मेटल्स हैं ज्यादातर ऑक्सीजन की फॉर्म में मिलते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, व्हाई मोस्ट ऑफ द मेटालिक ओर्स आर ऑक्साइड। तो ज्यादातर जो मेटालिक ओर्स हैं हमारी वो ऑक्साइड इस वजह से है क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और हमारी अर्थ पे अबांडेंट, अच्छी खासी मात्रा में 21% पाया जाता है। तो इजीली नाइट्रोजन के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन कैसी गैस है? इनर्ट गैस है, लेस रिएक्टिव, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट था? 78% था ना, 78% नाइट्रोजन था भैया। क्योंकि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव गैस है तो वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, बचा ऑक्सीजन 21%।
अब ये कहता भाई एक तो सेकंड नंबर का मैं हाईएस्ट क्वांटिटी में और दूसरा हाईली रिएक्टिव, तो सबसे रिएक्ट करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, वो किस फॉर्म का बन जाता है, ज़्यादातर मेटल्स की फिर जो ओर है वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है, क्योंकि भैया अच्छे से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें ज़मीन की खुदाई करके, ठीक है, जब हम ज़मीन को खोदते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और पता नहीं किस किस टाइप की माइनिंग, क्लास 8 में आपने पढ़ी होगी, 8th में या 7th में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो माइनिंग जब आपने पढ़ी थी, तो माइनिंग करके हम अलग अलग टाइप की ओर को निकालते हैं ज़मीन से, ठीक है। फिर हम करते हैं उनका कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब पता लगाते हैं कि किस टाइप की है। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो जाता है, ठीक है, हम खूब अच्छे से ओर का एनालिसिस करते हैं, भाई किस टाइप की है, कैसी क्या है, तो उसके बेसिस पे ओर के कंसंट्रेशन पे इसमें कितना परसेंट कौन सा मेटल है, कितना परसेंट कौन सा मेटल है, उस हिसाब से क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब कि कितना परसेंट कौन सा मेटल या एलिमेंट इसमें है, उस हिसाब से हम फिर उस ओर को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, भैया इसमें 90% जो है ना, ठीक है, इसमें 90% जो मेटल है वो लो रिएक्टिविटी सीरीज का है। कॉपर 90% कॉपर है, साइड कर दिया, ठीक है। फिर कहीं और की और खोद दी मैंने, जाके झारखंड में गया, झारखंड की ओर खोद दी मैंने, जमीन खोदी, वहां से मुझे एक और मिली, ठीक है। उसमें मैंने देखा इसके अंदर भैया 95% आयरन है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले कंपार्टमेंट में भेज दिया। फिर ऐसे ही मैंने जम्मू कश्मीर गया, तो जम्मू कश्मीर गया, वहां की जमीन खोदी, वहां मेरे को पोटेशियम, लिथियम, सोडियम मिल गए, धमाके करने वाले मेटल्स, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स मिल गए मेरे को, है ना। उसको अलग लेबोरेटरी में भेज दिया या अलग फैक्ट्री में भेज दिया प्रोसेस होने। तो जब सबसे पहले मेरे को पता चल जाता है कि भैया ये मेरा जो मेटल है ना लो रिएक्टिविटी का है, when I got to know the metal that I have is of low reactivity, किस रिएक्टिविटी का, लो रिएक्टिविटी का है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे पता चलता है लो रिएक्टिविटी का है, तो जनरली जो मेटल लो रिएक्टिविटी के होते हैं वो सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेंगे, उनके पीछे सल्फर लगा हो, वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी मेरे को मेटल मिलेगा लो रिएक्टिविटी का और वो भी सल्फाइड ओर का होगा, लो रिएक्टिविटी के मेटल्स जो हैं ज्यादातर सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड ओर की फॉर्म में होते हैं। सब आपको याद रखना है कि लो रिएक्टिविटी का मेटल किस फॉर्म का होता है, सल्फाइड ओर की फॉर्म का होता है। तो अब क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरा लो रिएक्टिविटी का मेटल है, सल्फाइड ओर है, तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आपके पास जो ओर है वो सल्फाइड हो, उसका करना है रोस्टिंग, उसका करना है रोस्टिंग। क्या होती है रोस्टिंग, आई विल टेल यू लेटर। बाकी आप इस रोस्टिंग को उसी रोस्टिंग से कंपेयर कर सकते हो। पनीर टिक्का बनाते टाइम पनीर को रोस्ट करते हैं, चिकन टिक्का बनाते टाइम चिकन को रोस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, खूब सारी हवा में खुले में रोस्ट करते हैं ना, खुले में तो ही रोस्ट करते हैं, मतलब प्लेंटी ऑफ एयर में, प्लेंटी ऑफ एयर के साथ हम हीट करते हैं, उसी को तो बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करनी है, खूब सारी एयर के साथ रिएक्ट करके हीट करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे तुम रोस्टिंग कर दोगे तो तुम्हें ऑक्साइड फॉर्म में मेटल मिल जाएगा। मेटल तो मिलेगा मगर किस फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन करके फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं, क्योंकि उसमें और भी कुछ इम्प्योरिटीज जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो लो रिएक्टिविटी के मेटल
के साथ क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि भैया लो रिएक्टिविटी का तो सल्फाइड फॉर्म का होगा, कौन सी और होगी, सल्फाइड। और जब भी और सल्फाइड हो तो बेटा कुछ नहीं करना, रोस्टिंग करनी है। अभी रोस्टिंग वो वाली नहीं करनी है, वो जो यूट्यूब पे एक बंदा करता है ना, नाम नहीं लेंगे, चैनल पे स्ट्राइक मार देगा बंदा हमारे, ठीक है, तो उस टाइप की नहीं करनी है। रोस्टिंग का मतलब है प्लेंटी ऑफ एयर के साथ हीट करना, बहुत सारी एयर के साथ हीट करना है, ठीक है। फिर मेटल, और देन मेटल मिलेगा ऑक्साइड की फॉर्म में, फिर उसको रिफाइन करके आपको फाइनली प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता चले, ठीक है, अगर आपको पता चले कि जो तुम्हारा मेटल तुम्हें मिला है ना, ये जो तुम्हारा मेटल तुम्हें मिला है मीडियम रिएक्टिविटी का है, मीडियम रिएक्टिविटी का है, ठीक है, तो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल हमें दो फॉर्म में मिलते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल जो है हमें दो फॉर्म में मिलते हैं, एक तो बेटा कार्बोनेट ओर की फॉर्म में मिलता है, और एक सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलता है। तुमने अभी पीछे पढ़ा है कि अगर सल्फाइड की फॉर्म का मिले तो उसका क्या करना है, रोस्टिंग। क्या करना है, रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग कर देना। तुमसे ना हो तो उसके पास भेज देना जो रोस्ट करता है बंदों को दबा के। टिकटॉक को ऐसा रोस्ट किया कि टिकटॉक जिंदगी भर के लिए रोस्ट हो गया। तो यार देखो, अगर आपको पता चल जाए कि भाई हमारा ये जो मेटल है सल्फाइड और नहीं, तो उसकी रोस्टिंग नहीं करनी। अगर सल्फाइड और नहीं है तो कौन सा और होगा, कार्बोनेट और होगा। कौन सा और होगा, कार्बोनेट। तो अगर आपको पता चले कि भैया ये जो हमारा और है वो कार्बोनेट और है, तो हमें उसकी करनी होती है कैल्सिनेशन। क्या करनी है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि कैल्सिनेशन में हम गर्म करते हैं, इसमें भी गर्म करते हैं, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या ना के बराबर ऑक्सीजन में, एब्सेंस ही समझ लो, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम गर्म करते हैं चीजों को, ठीक है। अब तो आप कभी भी मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल को, ठीक है, अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करना है, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करनी है। तो कैल्सिनेशन करो या रोस्टिंग करो, दोनों केसेस में जो ओर थी वो ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो आपको कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर मिली थी, तो कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग करने के बाद वो किस में चेंज हो जाती है, मेटलिक ऑक्साइड में, ऑक्साइड ऑफ मेटल में। फिर अब क्योंकि ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब मुझे ऑक्सीजन और हटाना है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विच इज नोन एज रिडक्शन, तो हम रिडक्शन कर देते हैं उस मेटल का, उस मेटल का क्या कर देते हैं, रिडक्शन। किसी ऐसे मेटल के, किसी ऐसे एलिमेंट के साथ या किसी ऐसे कंपाउंड के साथ हम उस ऑक्साइड ऑफ मेटल को रिएक्ट करते हैं जो उसका ऑक्सीजन लेके भाग जाता है, और जैसे ही मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन चला गया, बेचारा मेटल अकेला, ठीक है। तो उसके बाद आपको मिलता है मेटल, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, तो उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल की प्यूरिफिकेशन करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मेटल हाई रिएक्टिविटी का है, हद गंदगी लेके बैठा होगा, ठीक है, मेटल हाई रिएक्टिविटी का होगा, तो भैया वो प्योर फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उनका किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ऐसे मेटल्स जो हाई रिएक्टिविटी के हैं, ठीक है, ऐसे मेटलिक और सॉरी जो हाई रिएक्टिविटी के हैं, उनको पहले हम मोल्टन स्टेट में लाकर क्या करते हैं, उनका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। उनका क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके बाद आपको डायरेक्ट प्योर मेटल मिल जाता है, उससे डायरेक्ट प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है कि हम क्या करने वाले हैं। हमें जो मेटल मिला है, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे, उसका कंसंट्रेशन करेंगे कि भैया कौन सी अमाउंट में, कितनी अमाउंट में कौन सा मेटल प्रेजेंट है, और ये जो मेटल प्रेजेंट है वो हाई रिएक्टिविटी सीरीज का है कि लो का है कि मीडियम का है, ठीक है। तो देखो, अब जब भी आप ओर्स को माइन करते हो, जमीन खोद के, गड्ढा खोद के निकालते हो ना, जब भी ओर को गड्ढा खोद के, है ना, जब आप
क्या करोगे, ओर को बाहर निकालोगे तो उसमें बहुत सारी गंदगी लगी होगी, बहुत सारी, वो कॉन्टामिनेटेड होगा, गंदा होगा, उसमें बहुत सारी गंदगी लगी होगी, इम्प्योरिटीज होंगी, जैसे मिट्टी चिपकी होगी, रेत चिपकी होगी और बहुत सी चीजें, तो उस चीज को अपन बोलते हैं गैंगी। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैंगी। तो वो जो इम्प्योरिटीज आपकी ओर के साथ चिपकी हुई हैं सॉइल सैंड की फॉर्म में, उसको अपन गैंगी बोलते हैं। ठीक है, गैंगी बोलते हैं। ओके, तो द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंगी from the ores are based on the difference between the physical or chemical properties of the gangue and the ore। ठीक है, तो तुम लोग कहोगे सर ये मिट्टी तो चिपकी है, रेती तो चिपका है, पानी से धो देंगे। अब तुम सोचो, देखो तुम्हें, देखो आवाज आएगी वीडियो में पीछे से, मैंने कहा ना मिट्टी तो चिपकी, रेती तो चिपका है, तो हम बन जाएंगे। सास बहू वाला चैनल आता था, उसमें एक लेडीज जो है, नाम नहीं लूंगा, है ना, स्ट्राइक नहीं करवानी चैनल के ऊपर, तो वो क्या करता है ना कि वो अपने पति का लैपटॉप जो है ना पानी में डाल के निरमा से बढ़िया करके धोती और यूं करके तार पे सुखा देती है। ठीक है, उसमें उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। ऐसे ही तुम जब, तो क्या होगा, है ना, हम भी उसकी तरह उसको पानी में डालेंगे, और जैसे ही पानी में डालोगे तो सोच लो, अगर वो और ना सोडियम की, पोटेशियम की, तो जो धमाका करेगी ना, बम, तुम्हारा मुंह, तुम और सब खत्म, है ना, मोहल्ले को पता चलेगा आतंकवादी था, फिर धमाके करता रो आतंकवादी है ये। ठीक है, जेल और जाओगे। ठीक है, तो भैया सोचो तो थोड़ा सा यार, पानी में डाल के धो देंगे, कुछ और यूनिक लगाएंगे, सर इसको कपड़े से पोंछ पोंछ के साफ कर देंगे। अरे सोना चांदी है क्या, कपड़े से पोंछोगे? ठीक है, यूं नहीं करना, पानी में डाल के धो दिया, रिएक्ट करेगी ना पानी के साथ, आग पकड़ जाएगी, फिर तो करना क्या है, वो हम देखेंगे भाई कि ये जो ओर हमने निकाली है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी बेसिस पे कि हाई रिएक्टिविटी की ओर है, लो रिएक्टिविटी की ओर है, या मीडियम रिएक्टिविटी की ओर है। तो अब देखो वो गैंगी रिमूव कैसे करनी है। तो मान लो हमारे पास जो ओर है, ओर, ठीक है, वो लो रिएक्टिविटी की है, तो जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं ना, आर वेरी अनएक्टिव। अनएक्टिव नहीं लिखना था, इनएक्टिव लिखना था। ठीक है, इट्स नॉट अनएक्टिव, इट्स इनएक्टिव। ठीक है, जो हमारे लो रिएक्टिविटी के मेटल होंगे दे आर इनएक्टिव, बहुत इनएक्टिव होते हैं, धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इनएक्टिव। तो अब लो रिएक्टिविटी के मेटल आपको पता है ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स। इन मेटल की जो ऑक्साइड हैं उनको हम सीधे रिड्यूस कर सकते हैं मेटल में बाय हीटिंग अलोन, सिर्फ हीट करके। तो लो रिएक्टिविटी के मेटल जो है ना, वो है तो हीट, इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इस चीज का अपन फायदा उठा लेते हैं, कहते हैं ये लो रिएक्टिविटी का है। ठीक है, इसको सीधा गर्म करो, अपने आप लाइन पे आ जाएगा, अपना मेटल छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो जो लो रिएक्टिविटी के बेटा आपके मेटल्स होंगे, उसको क्या करो, सिर्फ गर्म करने मात्र से ही वो सीधे मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल अब यहां से शुरू करना है, ये सारे रिएक्शंस रटे होने चाहिए आपको, जो रिएक्शन भूला वो गया, जो रिएक्शन भूला वो गया। तो देखो मर्क्यूरी, अगर आपको याद हो ना, मर्क्यूरी लो रिएक्टिव मेटल्स में गिना जाता है। तो मर्क्यूरी की जो हमें ओर मिलेगी ना बच्चों, मर्क्यूरी सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगी, मर्क्यूरी सल्फाइड। इसको प्यार से सिनाबार बोलते हैं, सिनेमा बार नहीं, सिनाबार बोलते हैं। ठीक है, सिनाबार। सिनाबार क्या है, ओर ऑफ मर्क्यूरी का नेम है। ठीक है, फॉर्मूला है इसका HgS। HgS बोले तो किस फॉर्म का है, सल्फाइड ओर है। क्या है, सल्फाइड ओर। तो देख लिया ना हमने, HgS यानी सिनाबार, मर्क्यूरी की ओर है, सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर का करना होता है अपन को रोस्टिंग। रोस्टिंग करने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना और हीट करना।
ऑक्सीजन के साथ देखो HGS यानी सिनाबार, मर्क्यूरी सल्फाइड, सल्फाइड है ना इसके पीछे, और हमें पता है सल्फाइड जब भी हो तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है। तो मैंने मर्क्यूरी सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और हीट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बेटा HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है फिर, जो मुझे ये इस स्टेप में HgO मिला है ना, ये वाला बेटा, ठीक है, इस स्टेप में मेरे को जो HgO ये वाला मिला है, इसको क्या करना है फिर से ना, अकेले बिना ऑक्सीजन के हीट करना। तो जैसे ही तुम इस HgO को बिना ऑक्सीजन के हीट करोगे, जो तुम्हारा मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मर्क्यूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, प्योर फॉर्म में, वो भी प्योर फॉर्म में लिक्विड में आ जाएगा, ऑक्सीजन अलग गैस बन के उड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मर्क्यूरी मेटल लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड में क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होता है, इसलिए हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको लिक्विड फॉर्म में, प्योर लिक्विड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि जब भी आपको सिनाबार दिखे यानी मर्क्यूरी सल्फाइड दिखे, तो पहले तो रोस्टिंग करनी है, यानी ऑक्सीजन के साथ हीट करना है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड में। मर्क्यूरी ऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में फिर से हीट करना है, तो मर्क्यूरी मेटल और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ऐसे ही एक और मेटल जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में खुद को रखता है, वो है कॉपर सल्फाइड, कॉपर। तो जो कॉपर है ना, वो आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा। कॉपर किस फॉर्म में मिलेगा बेटा, सल्फाइड फॉर्म में। और जैसे ही आपने देखा कि इसके पीछे तो सल्फर लगा है, फिर इसकी कर दो रोस्टिंग, इसकी कर दो रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ हीट करना है इसको। तो जैसे ही तुम कॉपर सल्फाइड को बहुत सारे प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखो मेटल किस फॉर्म में आ चुका है, ऑक्साइड फॉर्म में। फिर क्या करना है, अब यहाँ अगला समझो, कॉपर ऑक्साइड आपको मिल चुका है, फिर से कॉपर ऑक्साइड को फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करा के हीट करा दो। कॉपर ऑक्साइड को फिर से क्या करना है, कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराओ और क्या कर दो, हीट। तो आपको कॉपर अलग सल्फर डाइऑक्साइड अलग, तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो तुम्हारा ये जो Cu2S है ना, इस केस में Cu2S सेकेंड वाले रिएक्शन में, ठीक है, सेकेंड वाले रिएक्शन में बेटा ये तुम्हारा जो Cu2S है, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से कॉपर की, ठीक है, ऑक्सीजन गायब हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन गायब हो जाएगी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, जो ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है, मतलब मीडियम लेवल पे रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे मेटल्स जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, वो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर की फॉर्म में मिलेंगे। या तो सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेंगे या कार्बोनेट ओर की फॉर्म में मिलेंगे, या दोनों ही फॉर्म में मिल जाते हैं। तो क्या होता है, प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो देखो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल सल्फाइड से, ठीक है, डायरेक्ट मेटल नहीं निकलेगा, उसको पहले ऑक्साइड ऑफ मेटल में चेंज करना ही पड़ेगा। तो किसी भी मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट को ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है रोस्टिंग, ठीक है, और एक होता है कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग को मैं पहले ही तुम्हें समझा के आया था क्या होती है रोस्टिंग, ठीक है।
तो जो तुम्हारे सल्फाइड ओर होते हैं ना, उनको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जब हम किसी सल्फाइड ओर को, ठीक है, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं हीट करके, वो भी एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हीट करके, यहाँ एयर से मतलब ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपन रोस्टिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। तुमने देखा होगा ना, हम चिकन टिक्का बनाते हैं, हम पनीर टिक्का बनाते हैं, खुलने में बहुत सारी ऑक्सीजन में रोस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सल्फाइड ओर को भी तो बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होता है, वो सल्फाइड ओर जो है मेटेलिक ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, और प्रोसेस को अपन रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब अगला टाइप जो है हमारा ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने का ओर्स को, वो है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर। तो कैल्सिनेशन किया जाता है कार्बोनेट ओर्स का। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है ना, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में चेंज करते हैं बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन लिमिटेड एयर। बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन लिमिटेड एयर मतलब बहुत कम या ना के बराबर ऑक्सीजन में के साथ हम उस कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, ठीक है, और वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में। इस प्रोसेस को अपन कैल्सिनेशन कहते हैं। अब ठीक है, तो ये रिएक्शन जो आपकी स्क्रीन पे है बेटा, जरूर याद कर लेना है। सब खेल रिएक्शन का, पूरा 10th क्लास का केमिस्ट्री इज ओनली ऑन बेस्ड ऑन दी रिएक्शंस। रिएक्शंस याद रहेंगे तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, यू विल गेट द फुल मार्क्स। और रिएक्शन नहीं याद आए तो 27-28 नंबर का बोर्ड में जितने नंबर का भी पेपर बनेगा, 7 या 8 मैक्सिमम आ पाएंगे आपके, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट रिएक्शंस। तो देखो, जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड जो है हमारा, ठीक है, हमने देखा सल्फाइड फॉर्म का है, सल्फाइड ओर है। तो जैसे ही सल्फाइड ओर देखोगे, उसकी करनी है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग करने के लिए क्या करना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना और फिर हीट कर देना। मतलब जिंक सल्फाइड को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें हीट करना है। तो जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जिंक ऑक्साइड मिलेगी, यानी तुम्हारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हें जिंक सल्फाइड ना मिले, जिंक कार्बोनेट मिले, तो क्या करना है। तो देखो, जिंक कार्बोनेट में अगर आप ढंग से देखोगे तो कार्बोनेट में जो CO3 है ना, तो ये O3 देख रहे हो कितना सारा ऑक्सीजन लेके बैठा है, यानी अब तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम क्या करो, ZnCO3 यानी कार्बोनेट का कैल्सिनेशन कर दो, यानी सिर्फ हीट करनी है, सिर्फ हीट करना है, ऑक्सीजन नहीं देना, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस का मतलब यहाँ ये होता है ना के बराबर, ना के बराबर। सिर्फ आग लगाने हेतु ऑक्सीजन चाहिए, बाकी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात। सिर्फ इतनी ऑक्सीजन देनी है जिससे वो एक बार जिस चीज से आप हीट कर रहे हो वो आग पकड़ ले, दैट्स ऑल। उसके बाद बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं देनी है। हीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो क्या होगा, आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप देख रहे हो, चाहे आपको जिंक सल्फाइड मिले, चाहे जिंक कार्बोनेट मिले, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे और कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करेंगे, लेकिन कुछ भी करो, मिलना तो आपको मेटेलिक ऑक्साइड ही है, मिलनी तो आपको मेटेलिक ऑक्साइड ही है। तो उससे पता चलता है, चाहे हम रोस्टिंग करें चाहे हम कैल्सिनेशन करें, हमारा जो ओर है वो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आपको बेटा मेटल ऑक्साइड मिली गई है, मिल चुकी है, तो अब हमें उसका करना है रिडक्शन। अब हमें उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। तो रिडक्शन कैसे करना है, रिडक्शन का मतलब है अब उस मेटल ऑक्साइड को सीधे मेटल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता रिड्यूसिंग एजेंट, उसके लिए फिर हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ज्यादातर केसेस में हमारा कार्बन, ठीक है, कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड थी मेरे पास, कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया तो जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिलेगी। जिंक
सॉलिड फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें हमारा मेटल जिंक जो है प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें हमारा मेटल जिंक जो है बेटा प्राप्त हुआ। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल गेट द जिंक। ठीक है, तो तरीका क्या है? तरीका यही है, एक बार दोबारा से समझो कि अगर मेरे पास जिंक सल्फाइड आया तो पहले तो मैं उसको ऑक्सीजन के साथ, बहुत सारी ऑक्सीजन के साथ हीट करूंगा, तो वो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को अपन रोस्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर मुझे जिंक कार्बोनेट मिला, यानी मेटल कार्बोनेट मिला, तो मैं उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करूंगा तो मुझे मेटल ऑक्साइड अलग मिलेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग मिलेगी। तो दोनों ही केसेस में मुझे ऑक्साइड फॉर्म में मिल रहा है मेटल। उसके बाद क्या करूंगा, उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन के साथ रिएक्ट करूंगा, मुझे मेरा मेटल अलग मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आता है, गिव द स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक सल्फाइड। क्या है कि जिंक सल्फाइड का एक्सट्रैक्शन करो। ठीक है, तो देखो जिंक सल्फाइड का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, इसमें दो स्टेप आएंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, आपके पास जिंक सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के हीट कर देना, तो आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर इसको कहते हैं रोस्टिंग। तो जिंक सल्फाइड की पहले करनी है रोस्टिंग, और उसके बाद जब रोस्टिंग कर ली तो तुम्हें जिंक ऑक्साइड मिला। तो तुम्हें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। उसको क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन के साथ रिएक्ट कराना, तो आपको जिंक मेटल अलग मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिलेगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिल जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हारा मेटल जो है जिंक आपको मिल जाएगा। कब, जब वो सल्फाइड फॉर्म में था। लेकिन अगर सल्फाइड फॉर्म है ही नहीं, जिंक कार्बोनेट है तो, ठीक है, अगर सल्फाइड है ही नहीं, जिंक कार्बोनेट है हमारा, वो मेटल जो है जिंक कार्बोनेट है। तो एक मिनट रुकना बेटा, ये लाइन ना हमारे नोट्स में रिपीट होने वाली है, तो मैं इसको मिटा दूं। ठीक, तो देखो इधर, तो अगर हमारे पास जिंक कार्बोनेट है और जो है वो जिंक कार्बोनेट की है, तो देखो जब भी कार्बोनेट होगा तो हमें करना है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, तो हमारे पास ओर है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ हीट करना है। तो हमने जिंक कार्बोनेट को हीट किया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जिंक कार्बोनेट को हीट किया। तो जैसे हम जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब ऑक्साइड मिला है, ऑक्साइड को आपको पता है रिडक्शन करना है। तो देखो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन के साथ रिएक्ट करा देना, तो जिंक मेटल अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग। तुम्हें पता चल गया ना क्या, सल्फाइड और है, रोस्टिंग देन रिडक्शन, कार्बोनेट और है, कैल्सिनेशन देन रिडक्शन। तो रिडक्शन तो होना ही है। अब obtaining metals from their compound is also a reduction process। मेटल को उनके कंपाउंड से अलग करना भी एक रिडक्शन प्रोसेस है। मेटल्स को उनकी कंपाउंड से अलग करना भी एक रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, मतलब मेटलिक कंपाउंड से मेटल को निकालना, छीनना भी हमारी क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो कह रहा है कार्बन, बिसाइड यूजिंग कार्बन को कोक की फॉर्म में लिया जाता है। तो वो वाला कोक नहीं है जो पीते हैं आप। ठीक है, कार्बन की एक फॉर्म होती है कोक। ठीक है, तो कार्बन को हम क्या करते हैं, कोक की फॉर्म में यूज करते हैं। किस लिए, ताकि हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, और अगर आपके पास मान लो ये कोक अवेलेबल ही नहीं है, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा सकते हैं, आपके देख लेना कि जैसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, तो जिस मेटल की ऑक्साइड बनी हुई उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, उसके साथ रिएक्ट करा देना। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, मेटल अकेला पड़ जाएगा, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है,
The highly reactive metal such as sodium, calcium, aluminum, etc. are used as reducing agent because they can displace metals of lower reactivity from their compounds. ठीक है, तो मैंने क्या कहा ऊपर कि भैया अगर आपको कोक ना मिले यानी कार्बन ना मिले उस मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको वो मेटल लेने जो हाईली रिएक्टिव हो, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल यूज कर सकते हो आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। क्योंकि भैया तुम्हें पता है ना, अगर तुम आयरन लेने की कोशिश करोगे तो आयरन आपको पता है इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये तुम्हारा सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ना। तो तुरंत रिएक्ट करेगा उस मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, उसमें से ऑक्सीजन खुद लेके भाग जाएगा, मेटल बेचारा अकेला रह जाएगा, जिसको रिड्यूस करा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम जनरली इन्हीं मेटल्स का, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम जैसे मेटल्स का यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने के लिए, ताकि हमारा जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल में रिड्यूस हो जाए। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीज ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, कह रहा है क्या होता है जब मैग्नीज डाइऑक्साइड, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, क्या होता है जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम हीट करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। तो आपने कभी ना वेल्डिंग होते हुए देखा होगा, ठीक है ना, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अगली बार देखना जरूर। तो वहाँ पे ना जनरली वेल्डिंग होते टाइम, तो वेल्डिंग अलग अलग तरीके की है, गैस वेल्डिंग है ना, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो अलग अलग तरीके की वेल्डिंग होती है। तो एक तरीके का ये रिएक्शन हमारा उस वेल्डिंग से सिमिलर होता है। तो व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब अपने मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना, थोड़ा सा हीट करना होता है, ठीक है, हल्का सा हीट करना होता है। तो हीट इसीलिए लिखते भी नहीं क्योंकि हल्का सा हीट करते हैं, तो हम हीट नहीं लिख रहे हैं। तो जब आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे, तो देखो बेटा, जैसे ही आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, रिएक्ट कराओगे एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीज। ठीक है, जब आप मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा मैग्नीज, साथ में मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बहुत सारी हीट, और बहुत सारी हीट। तो ये जो बहुत सारी हीट मिलेगी ना, वही हमारे इस मैग्नीज को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होगी, वही हमारे इस मैग्नीज को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। इतनी हीट होती है कि मैग्नीज मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो मैग्नीज इज फॉर्म्ड इन मॉल्टन फॉर्म बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। मैग्नीज यहाँ पे मॉल्टन फॉर्म में इसलिए मिला क्योंकि जो हीट निकली है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि मेटल को मेल्ट कर देती है और वो मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आता है आपका थर्मिट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो जब आप आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, 2 और एक 3, तो जब आप आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करोगे, पहले हमने मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हीट किया था, इस बार क्या करना है, आयरन ऑक्साइड को जब तुम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, ठीक है, हीट करोगे, तो यहाँ पे भी जो हीट निकलेगी ना बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा हाई हीट होगी कि आपके आयरन मेटल को पिघला देगी, आयरन मेटल को क्या कर देगी, पिघला देगी, मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देगी। और यही पिघला हुआ आयरन जो है, हम जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स टूट जाए या कोई मशीन पार्ट टूट जाए, उस जगह पे ये मॉल्टन आयरन डाल देते हैं और हम उसे वेल्डिंग कर देते हैं, उस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, वेल्डिंग।
ठीक है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को थर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, थर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन देखो, उसका रट्टा लगा के जाना बिल्कुल, ठीक है, रट्टा लगा के जाना। तो क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे कि ठीक है, तो हमारे पास ये जो आयरन ऑक्साइड है, जब इसको हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ थोड़ा सा हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे बेटा आयरन मिलता है लिक्विड फॉर्म में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलती है और बहुत सारा हीट। तो ये जो हीट निकली है ना, यही हीट हमारे इस आयरन को किस में कन्वर्ट कर देती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देती है। यही हीट जो है हमारे आयरन को किस में कन्वर्ट कर देती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज करती है। ये वाली हीट जो है हमारे आयरन को मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। और ये पिघला हुआ आयरन जो है टूटे हुए आयरन के पार्ट्स के बीच में डाल देते हैं और वो उस गैप को फिल कर देता है, इसको अपन बोलते हैं वेल्डिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। तो जब आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मिट रिएक्शन, तो ये रहा थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। फिर कहेगा कि भैया थर्मिट रिएक्शन की इक्वेशन दो, तो ये इक्वेशन पिंक कलर से मैंने मार्क की है, पहली बार यूज़ किया मैंने ये कलर, ठीक है। हमारी गर्ल्स के लिए, वो भी खुश हो जाएं, शायद इस रिएक्शन को ढंग से पढ़ें फिर कलर देखकर। तो भैया किसी को ना यहाँ पे ये जो मैंने लिक्विड लिखा था ना, लिक्विड लिखा था, वो सॉलिड ना दिख रहा हो, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको बढ़िया करके, ठीक है, प्लस का साइन है, पहले तो ये प्लस का साइन है, प्लस लिक्विड फॉर्म में लिख दिया, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। तो बेटा अगले पार्ट के लिए, जब तक इस वीडियो पे 100 व्यूज़ नहीं आएंगे, टारगेट है 100 व्यूज़ का, तब तक इस वीडियो का अगला पार्ट नहीं आएगा।